स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर अगेन योगिता मैम। वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है, उसके लिए सॉरी। पर बेटा मैं आपके लिए जो है, क्योंकि ये चैप्टर 5 है सेकंड बुक का, इसका नेम भी चेंज हुआ है। तो पहले ये था आपका आपातकाल के नाम से, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अब ये है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, मतलब कि लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। अब देखिए, सबसे पहले इसमें आपके जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं बेटा, एक तो है डेमोक्रेटिक अपसर्ज। देन ये 3 टॉपिक आपको बहुत ही ध्यान से तैयार करने हैं। ये आपकी बुक में गिवन नहीं है डिटेल में, तो मैंने आपके लिए ये बना दिए हैं, आप इन्हें देख लीजिए। इसमें आपको तैयार करना है बेटा जयप्रकाश नारायण तथा संपूर्ण क्रांति, ओके, टोटल रिवॉल्यूशन बाय जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, ये आपको तैयार करना है टॉपिक, एंड नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम समझते हैं, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। ये क्वेश्चन आपके डिटेल में आने वाला है इस साल, ठीक है। डेमोक्रेटिक अपसर्ज का मीनिंग क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना है। द रैपिड एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज ब्रॉडली नोन एज डेमोक्रेटिक अपसर्ज। मीन्स देश की लोकतंत्र व्यवस्था में जब बहुत तेजी से, स्पीडली लोगों की भागीदारी बढ़ती है। देखिए, जब लोग जागरूक होने लगते हैं अपने अधिकारों के लिए, अपनी ड्यूटीज़ के लिए, अपने राइट्स के लिए ना, तो इसे कहते हैं बेटा डेमोक्रेटिक अपसर्ज, डेमोक्रेटिक अभ्युत्थान, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। ये आपका 1 मार्क में भी आ सकता है। तो इसी बेस पर इंडियन पॉलिटिक्स को जो है बेटा 3 डेमोक्रेटिक अपसर्ज में डिवाइड किया गया है। देखिए, आपको जो है इसी सिद्धांत के आधार पर आज़ादी के बाद, यानी आफ्टर 1947, ठीक है, इंडिया की डेमोक्रेसी को 3 मुख्य लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का नाम दिया गया है। बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल इन इंडिया 3 मेन डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस एक्सेप्टेड इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट हमारा है, देखिए मैं फर्स्ट की डिटेल शुरू कर रही हूँ। तो जो आपका फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज टाइम पीरियड पूछा जाएगा पहले, वो उसका समय क्या है, तो आपने बताना है 1950 टू 1970 तक का जो टाइम पीरियड है, इसे जो है प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का समय बोला जाता है। फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज कुड बी फ्रॉम 1950 टू 1970 बेस्ड ऑन वोटर पार्टिसिपेशन, मतलब ये आपके मतदान से संबंधित था। देखिए, आपका पहला आम चुनाव हुआ था, आप जानते हैं, 1951 में। तो जो अदर कंट्रीज थी, फॉरेन कंट्रीज थी, उनके जो भी फिलोसफर कह लीजिए आप, या कुछ नेता कह लीजिए, उन्होंने कहा था कि इंडिया में इतनी जल्दी डेमोक्रेसी जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकती। लेकिन इसका बेस यहाँ इंडिया में रखा गया बेटा, इसका लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, मतलब एक तरह से किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए लोकतंत्र के प्रति, कि उनका भी रोल होता है सरकार बनाने में, ओनली लीडर्स ही गवर्नमेंट नहीं चला सकते, ठीक है। तो इसका हमने बेस रखा था वयस्क मताधिकार, अडल्ट फ्रेंचाइजी। आप समझते हैं ना कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों ने वोट दी थी, और इसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया था। ओके, इस तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज का टाइम पीरियड क्या है। ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका बेस क्या था, तो आपने बताना है वोटर, ठीक है, रोल इन इलेक्शन इन 1951 डिकेड। ओके, तो द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का टाइम पीरियड आपसे एग्जामिनर पूछेगा, तो आपने बताना है 1980 के डिकेड को, 1980 के दशक के दौरान समाज के पिछड़े वर्ग जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ये लोग बहुत ज़्यादा बेटा जागरूक हुए थे अपने अधिकारों के प्रति। आप जानते हैं, देखिए आपका एक वो चैप्टर है जो डिलीट हो गया है अब, जन आंदोलन, अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे आंदोलन हुए थे 1980 के दशक में, जिनमें काफ़ी, देखिए, एक ताड़ी विरोधी आंदोलन था आपका, और चिपको मूवमेंट, और आपका बहुत सारे, ये आपका दलित पैंथर्स, ये सब। तो यहाँ से अब गवर्नमेंट को लगने लगा था कि ये जो आपकी सोसाइटी में एससी, एसटी, ओबीसी है, इनका भी कुछ रोल होना चाहिए, ठीक है। तो भारतीय राजनीति इन वर्गों की भागीदारी से अब जो है और ज़्यादा एकोमोडेटिव एंड ईजियर हो गई इन वर्गों के लिए। इन वर्गों की बढ़ती हिस्सेदारी ने
अपने उनके स्वाभिमान को मजबूत करने के लिए देश की राजनीति में जो है एक तरह से उनको हिस्सेदार बनाने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट को, कि जितनी भी पिछड़ी हुई जातियां हैं इनके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ रूल्स बनाने चाहिए कि इनका भी जो है प्रोग्रेस हो सके, समाज में ये लोग भी सम्मान पा सकें। दीज कंट्रीब्यूशन मेड स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ दीज ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसमें आपका क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट देखिए आपका बनेगा कि सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का टाइम पीरियड क्या था, द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान से आप क्या समझते हैं, इसका समय बताइए, और इसका बेस क्या था, इसका आधार क्या था। तो आपने इसका टाइम पीरियड बताना है 1980 का दशक, और इसमें क्या हुआ था, जितनी भी बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं वो आगे आई थी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए। ओके, अब हम देखेंगे तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का काल, थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो 1990 के दशक को, इसमें क्या हुआ बेटा, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को जो है महत्व दिया गया। इससे एक नए ही समाज का निर्माण शुरू हो गया। द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द अर्ली 19 इज कॉल्ड द थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। इन दिस पीरियड द एमरजेंस ऑफ ए कम्पिटिटिव मार्केट इन सोसाइटी। देखिए, गवर्नमेंट जॉब तो बेटा सबको तो नहीं मिल सकती ना, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी वाला हमारा देश है। तो अब जो है प्राइवेट सेक्टर जो है प्रतिस्पर्धा बाजारों का निर्माण शुरू हो गया, कंपनी शुरू हो गई, उद्योग शुरू हो गए बड़े बड़े। तो इसीलिए जो है अब इसे कौन सा समय कहा गया, थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज को, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का युग। तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान सर्वश्रेष्ठता के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर टिका था। थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज बेस्ड ऑन एबिलिटी नॉट रिलेटेड टू मेजोरिटी। ओके, अब जो बेस्ट है उसे नहीं, अब जो जिस फील्ड के एबल है उसे ही जो है समाज में स्थान मिलेगा। यह काल युवाओं की भागीदारी का काल माना जाता है, क्योंकि अब जो है युवा वर्ग था, उन्हें देखिए जॉब चाहिए थी, समाज में लोगों को काम चाहिए था। तो ये एक तरह से युद्ध जो है आप कह सकते हैं रिवॉल्यूशन पीरियड माना जाता है। ओके, तो थर्ड आपका जो डेमोक्रेटिक अपसर्ज है इसका टाइम पीरियड आपने बताना है, इसका बेस बताना है। इसका बेस है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ करके आगे जो है मेजॉरिटी दिखाई थी, ठीक है। ओके, अब हम देखिए, अब आपने मैंने आपको बता दिया कि आपको एग्जामिनर पूछेगा कि जो है लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का क्या अर्थ है और इसके कितने चरण भारत में स्वीकार किए गए हैं। तो आपने बताने हैं ये 3 स्टेप, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और तीनों का टाइम पीरियड आपको याद करना है, और जो है तीनों का बेस क्या था, इस ये किससे रिलेटेड थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं, देखिए आपका नया टॉपिक ऐड हुआ है, जयप्रकाश नारायण तथा संपूर्ण क्रांति क्या थी। तो जयप्रकाश नारायण जी काफ़ी फेमस लीडर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ये अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन और एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। अमेरिका ये गए थे बेटा, वहाँ पे अपनी एजुकेशन पूरी करने। वहाँ पे ये इम्प्रेस हुए कम्युनिज्म से। देखिए कम्युनिज्म क्या होता है, मार्क्सवादी विचारधारा का अर्थ होता है कि लोगों के हित में जो सरकार काम करती है, दैट इज कॉल्ड मार्क्सवादी विचारधारा। ठीक है, ही केम बैक टू इंडिया इन 1929। ये भारत वापस लौटे थे 1929 में अमेरिका जर्मनी होते हुए। तो भारत आने पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जो है देश की सेवा शुरू की। आगे चलकर इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी भी बना ली। देखिए ये कांग्रेस के काम से, इंदिरा गांधी के जो है जितना भी सिस्टम था ये उससे खुश नहीं थे, तो इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, अब देखिए टोटल रिवॉल्यूशन इनका क्या था। जेपी नारायण fought against corruption, so he participated of youth in Gujarat and Bihar. He was also against Indian government. He wanted to transformation in individual society and state through the total revolution by Bihar movement in 1974। देखिए 1972 में हमारा बांग्लादेश के साथ जो आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल्स के प्राइसेस बढ़ गए थे, तो इसके चलते बहुत महंगाई बढ़ गई थी। अचानक ही वस्तुओं की कीमत बेटा 30% इंक्रीज हुई थी। तो जेपी नारायण को ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट ही भ्रष्ट है।
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देश से भ्रष्टाचार को अब समाप्त करना होगा, तो इसके लिए उन्होंने बिहार के जो स्टूडेंट्स रिवोल्यूशन कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके साथ मिलकर एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए। अब केवल एकमात्र महंगाई के लिए नहीं, पूरे देश का सिस्टम ही चेंज होना चाहिए था। तो इनके कंट्रीब्यूशन, योगदान क्या रहे हैं, देखिए ये भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने बहुत आंदोलन किए, साम्यवादी समाजवाद को ये लाना चाहते थे, ठीक है। और इन्होंने जो है लोक सेवा के लिए, यस, इन्हें रेमन मैगसेसे अवार्ड भी मिला, भारत रत्न पुरस्कार भी इनको मरणोपरांत दिया गया 1999 में। और इनका फेमस नाम क्या हुआ, जेपी लोकनायन के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। और जो है ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही लेफ्ट बिहार नेशनल कॉलेज एंड ज्वाइंट बिहार विद्यापीठ। देखिए जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, तो इन्होंने बिहार नेशनल कॉलेज जो अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसको छोड़ करके बिहार विद्यापीठ को ज्वाइन कर लिया था। ये मार्क्सवादी नेता के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। और ये देखिए ये फेवर किसका लेते थे, ठीक है। तो ये प्रबल समर्थक थे, ये मानते थे कि भारत समुदायों का समाज है, किसी एक गवर्नमेंट, एक धर्म, एक जाति का नहीं है। इसमें बहुत सी जातियां रहती हैं, बहुत से जो है धर्मों से संबंधित है। ही फॉलोड दैट इंडिया इज ए कम्युनिज्म सोशलिज्म, for thus Indian federalism should have community रीजन एंड राष्ट्र लेवल्स। इस प्रकार ये भारतीय संघवाद से चाहते थे कि मनुष्य, समाज और राज्य में अब चेंज होना ही चाहिए। इन्होंने कहा कि किसी भी परिवर्तन का आधार मनुष्य ही हो सकता है। और ये किसानों के बहुत फेवर में थे। ये कहते थे कि किसानों पर जो ये इतने आप एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं, इनको कम किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति को मजबूत होना चाहिए, ताकि छोटे छोटे कामों के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना जाएं, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ना जाएं, ठीक है। ग्राम पंचायत में बहुमत का आधार नहीं, बल्कि सर्वसम्मति के अधिकार से जो है इलेक्शन होने चाहिए। मतलब ये ऑल ओवर जो है डेवलपमेंट चाहते थे, नॉट ओनली इन गवर्नमेंट, ठीक है। तो कॉसेस ऑफ टोटल रिवोल्यूशन, अब इन्होंने जो संपूर्ण क्रांति के नाम से एक रिवोल्यूशन शुरू किया, इसके रीज़न क्या थे, देखिए। शेख तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार उस समय फैला हुआ था, और जो हमारा औद्योगिक विकास है वो बहुत कम हो रहा था, बहुत स्लो था, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी बहुत वीक थी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, हाई अनएम्प्लॉयमेंट था, और वस्तुओं की कीमत एक लगातार बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी जो है, कर्मचारियों को भी जो है सैलरी नहीं मिल रही थी। उधर से गुजरात और बिहार में आंदोलन शुरू कर दिया युवाओं ने। और सबसे बड़ा कारण देखिए, गैर कांग्रेसवाद भी इसमें एक बढ़ चढ़ कर सामने आया। इन्होंने क्या किया बेटा, जितनी भी कांग्रेस के अलावा अदर पार्टीज थी, सब ने मिलकर के गैर कांग्रेसवाद एक तरह से शुरू कर दिया कि अब जो है हम सब कांग्रेस को हटाएंगे। इसी के कारण ये सब भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये युद्ध हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। उसके बाद आते हैं, तो ये बहुत सारे रीज़न थे, ठीक है, संपूर्ण क्रांति के। आप यदि इन्हें भी लिखेंगे और आप इनकी डिटेल भी अब इजीली बना सकते हैं। एक और आपका नाम जुड़ा है इसमें, राम मनोहर लोहिया जी का। देखिए चौथे आम चुनाव में जो है बेटा, आपके सभी जितने भी गैर कांग्रेसी दल, मतलब कि कांग्रेस की अपोजिट पार्टियां जितनी भी थी, सब ने मिलकर के एक पार्टी बना ली, ग्रैंड अलायंस। आपको मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया है। तो राम मनोहर लोहिया जी ने इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था, और कहा था कि अब समाज में चेंज जरूर आएगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि जितनी भी एशियाई देश हैं, इसमें लोकतंत्र है तो, पर ये अधूरा है। वे मानते थे कि धर्म का राजनीति से गहरा संबंध होता है। तो देखिए लोहिया जी ने एक नवीन समाजवाद का निर्माण करना चाहा था। उनके चार बेस थे, चार मूल सिद्धांत थे न्यू सोशलिज्म से रिलेटेड: इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, अहिंसा एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कि समाज में समानता सबसे ऊपरी होनी चाहिए, लोकतंत्र व्यवस्थित होना चाहिए, समाज में अहिंसा होनी चाहिए, कोई भी हिंसावादी किसी भी तरह की विचारधारा ना फैले, विकेंद्रीकरण की, सबको एक होकर के अपने देश का विकास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब समाज जो है सक्सेसफुल हो। लोहिया जी के अनुसार कि समाजवाद ही वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर सकता है। ओवरऑल आप देखेंगे तो सभी नेताओं की एक ही मांग थी, जो शायद आज तक भी कहीं ना कहीं अधूरी है। क्या थी? कि समाज के सभी वर्गों का
जो है उत्थान हो, सभी लोग प्रोग्रेस करें, हमारे यहाँ इक्वालिटी, इक्विटी और आपका डिसेंट्रलाइजेशन, सभी लोगों को सम्मान मिले, रोजगार मिले, भ्रष्टाचार समाप्त हो। यही लोहिया जी के नवीन समाजवाद के आधार क्या थे? ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको ये याद रखने हैं, समानता, लोकतंत्र, अहिंसा और विकेंद्रीकरण। ठीक है, लोहिया जी के अनुसार विश्व संगठन की स्थापना किस पर आधारित है? समाजवाद पर आधारित है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर था डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, जिसमें जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं वो मैंने आज आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में आपको इसके बारे में कराऊंगी कंप्लीट चैप्टर। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी सभी फ्रेंड्स की मदद हो सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।